ओके, लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटिंग स्टेटमेंट पढ़ा था यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट का मकसद क्या था कि जो बजटेड आपका प्रॉफिट है वर्सेस जो एक्चुअल प्रॉफिट आया है। बजटेड प्रॉफिट से हमने स्टार्ट किया था, उसमें सेल्स प्राइस वेरिएंस एंड सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस रखा था। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करने में दो चीजें इस्तेमाल होंगी, या वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंडर होगा या वो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंडर होगा। बजटेड वॉल्यूम देखेंगे कि हमने कितने यूनिट्स बेचने थे वर्सेस कितने यूनिट्स बेचे हैं। अगर उसको मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट से तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंडर। अगर उसको मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट तो ये गया मार्जिनल कॉस्टिंग। तो कहते हैं इसको ये है सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस। जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बना रहे थे तो हमने शुरुआत की बजटेड प्रॉफिट से, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस रखा, सेल्स प्राइस वेरिएंस रखा। अब आ गए बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल सेल्स। फिर हमने कॉस्ट वेरिएंसेस रखे। कॉस्ट वेरिएंसेस में कौन कौन से? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, आइडल टाइम वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस। या वॉल्यूम वेरिएंस की जगह हम वॉल्यूम एफिशिएंसी एंड वॉल्यूम कैपेसिटी वेरिएंस रख रहे थे। सारे वेरिएंसेस को हमने टोटल करके देखा एंड वी कुड सी कि हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट एज पर ऑपरेटिंग स्टेटमेंट है और जो एक्चुअल प्रॉफिट हमने अर्न किया है वो बराबर होना चाहिए। ऐसी ही ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाई जाती है यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। So operating statement as per marginal costing। इसकी शुरुआत हम करेंगे from budgeted contribution margin। contribution margin is selling price minus variable cost। contribution is selling price minus variable cost। अगर उसमें से मजीद फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस की जाए तो वो प्रॉफिट बन जाएगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की शुरुआत हम स्टैंडर्ड प्रॉफिट से करते हैं, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग की ऑपरेटिंग स्टेटमेंट की शुरुआत हम बजटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन से करेंगे। इसमें हम रखेंगे सेल्स वेरिएंसेस। कौन कौन से सेल्स वेरिएंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं? सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस एंड सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेल्स प्राइस वेरिएंस तो बहरहाल सेम ही है कि एक्चुअल जो यूनिट्स आपने बेचे हैं उसका रेवेन्यू कितना आना चाहिए था और कितना आया है। तो एक हमने रखा सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस और दूसरा सेल्स प्राइस वेरिएंस। सेक्शंस हम बनाएंगे, एक फॉर फेवरेबल वेरिएंसेस, दूसरा फॉर एडवर्स वेरिएंस। फिर जो भी हो, फेवरेबल हो एडवर्स हो, प्लस माइनस करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन हमने पहले लिया था बजटेड और उसमें हमने सेल्स एक्चुअल कर दी। इसके बाद सेल्स एक्चुअल हो गई और कॉस्ट्स स्टैंडर्ड हो गई। कंट्रीब्यूशन निकालने का तरीका था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। बजटेड कंट्रीब्यूशन में सेल्स भी बजटेड, वेरिएबल कॉस्ट भी बजटेड, लेकिन जब मैं उसमें सेल्स वेरिएंसेस को अकाउंट फॉर कर चुका तो सेल्स तो एक्चुअल हो गई लेकिन वेरिएबल कॉस्ट अभी भी एक्चुअल नहीं हुई है। अब हम इसमें रखेंगे कॉस्ट वेरिएंसेस।
वेरिएंसेस वही सेम, मटेरियल, प्राइस वेरिएंस, मटेरियल, यूजेज वेरिएंस, लेबर, रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एंड लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड, एफिशिएंसी वेरिएंस। जो भी फेवरेबल हो या एडवर्स हो, इन तमाम वेरिएंसेस को हम करेंगे टोटल। अगर नेट फेवरेबल है तो फायदा, अगर नेट एडवर्स है तो नुकसान। अब इसमें हमारी सेल्स भी एक्चुअल हो गई और वेरिएबल कॉस्ट भी एक्चुअल हो गई। शुरुआत हमने की थी जहां सेल्स भी बजटेड थी और वेरिएबल कॉस्ट भी बजटेड थी। जब हमने उसमें सेल्स वेरिएंसेस इनकॉर्पोरेट कर लिए तो सेल्स तो एक्चुअल हो गई लेकिन वेरिएबल कॉस्ट स्टैंडर्ड रही, तो हमने रखा एक्चुअल सेल्स लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएबल है, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट स्टैंडर्ड है। अब हमने उनके भी वेरिएंसेस करके इनको भी एक्चुअल में कन्वर्ट कर दिया। अब सेल्स भी एक्चुअल और वेरिएबल कॉस्ट भी एक्चुअल, तो कंट्रीब्यूशन भी क्या हो गया, एक्चुअल। फिक्स्ड ओवरहेड के वैसे हम दो वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं लेकिन यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस क्या आता है, अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्ब्ड एंड एक्चुअल। फिर इसको तोड़ते हैं एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम में, या वॉल्यूम को तोड़ते हैं इनटू वॉल्यूम एफिशिएंसी एंड वॉल्यूम कैपेसिटी। लेकिन जहां एब्जॉर्प्शन ही नहीं है वहां सारे मसले हल हैं, सिर्फ एक ही वेरिएंस आएगा, कौन सा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, द डिफरेंस बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जॉर्बिंग इट, ठीक है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जॉर्बिंग इट। तो हम यहां पे क्या रखेंगे, एक तो रखेंगे इसमें बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट और इसमें रखेंगे फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल। तो जब मैंने बजटेड में फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस माइनस कर दिया तो खर्चा भी एक्चुअल हो गया। लिख ले, तो बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट जो बजटेड थी उसमें, क्योंकि अब मजीद वेरिएंसेस तो बनेंगे नहीं ना, सिर्फ एक ही वेरिएंस बनेगा, कौन सा, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अगर एडवर्स आया तो इसका मकसद आपका एक्चुअल खर्चा बजटेड से ज्यादा आ गया, अगर फेवरेबल आया इसका मकसद आपका एक्चुअल खर्चा बजटेड से कम आ गया। तो अगर मैं सिर्फ इसको फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस को और उसके साथ में रखता हूं एक्सपेंडिचर वेरिएंस, दो पॉसिबिलिटीज, या तो एक्चुअल खर्चा ज्यादा आया होगा या कम आया होगा। इसको मैं ऑलरेडी माइनस में रख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी ऊपर कंट्रीब्यूशन है। अगर एडवर्स आया मैं मजीद माइनस करूंगा, अगर फेवरेबल आया मैं इसमें प्लस कर दूंगा। तो फेवरेबल या एडवर्स, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन माइनस एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट, मेकिंग सेंस, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन माइनस एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट, दिस विल लीड टू एक्चुअल प्रॉफिट। क्विकली वेरीफाई कर लें,
लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और उसको हम पहले भी सॉल्व कर चुके थे, दैट वाज सिडनी। उससे पहले शायद द थिंग के नाम से दे चुका था वही क्वेश्चन। एक बार उस पर आ जाए क्विकली। ये वही क्वेश्चन है जो विजिट के नाम से हमने किया हुआ था। विजिट वाले पर हैं या दूसरा नाम क्या था इसका? सिडनी बूमरैंग। हाँ, उसका प्रोडक्ट था बूमरैंग, सही है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में गिवन था जिसमें मटेरियल का खर्चा था $2, वेजेस $4, $0.6 की वेरिएबल कॉस्ट एंड 7.4 का फिक्स्ड ओवरहेड। ऐसा ही था। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड में $14 की कॉस्ट है, $6 का प्रॉफिट है एंड $20 की सेलिंग प्राइस है। ऐसा ही था। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना होगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस इज 20 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 6.6। सही है। 19 पॉइंट इतना कैसे होगा? 20 की तो 13.4। 2 मटेरियल कॉस्ट, 4 लेबर कॉस्ट, 6 0.6 की वेरिएबल कॉस्ट होगा 6.6। दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट। $20 की सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट? फिक्स्ड कॉस्ट। सेलिंग प्राइस में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस की जाए तो कंट्रीब्यूशन, और सेलिंग प्राइस में से अगर टोटल कॉस्ट माइनस की जाए तो प्रॉफिट। तो टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में फर्क है फिक्स्ड कॉस्ट। अगर मैं स्टैंडर्ड प्रॉफिट में फिक्स्ड कॉस्ट एड बैक कर दूं, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करना इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट में फिक्स्ड कॉस्ट एड बैक करना इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। आपका स्टैंडर्ड प्रॉफिट कितना है? 6 और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 7.4 प्लस कर दें 13.4। तो हम यहां पर रखते हैं स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन 13.4 मल्टीप्लाइड बाय, हमने सोचा क्या था कि हम कितने यूनिट्स बेचेंगे? 5100। गुड। और हर यूनिट से आप कमाने वाले थे 13.4। 13.4 मल्टीप्लाई बाय 5100, 68,340. So this was our budgeted contribution, 68,340. वेरिएंसेस लेते हैं। पहले कौन से वेरिएंसेस लेंगे? सेल्स वेरिएंसेस। सेल्स वेरिएंस में पहले आते हैं वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस पे। आपने सोचा तो था कि आप 5100 यूनिट्स बेचेंगे, लेकिन आपने बेचे हैं 4850। डिफरेंस कितना है? 250 यूनिट्स अंडर सेल हुए हैं। और हर यूनिट से कंट्रीब्यूशन कितना कमा रहे थे हम? 13.4। तो सेल्स प्राइस, सॉरी सेल्स वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम हो गया 250 और कंट्रीब्यूशन हो गया 13.4, मल्टीप्लाई करें। फेवरेबल एडवर्स? एडवर्स, क्योंकि 250 यूनिट्स कम बिके हैं। आंसर क्या बताया? 3,350। जो सेल्स मैंने सोची थी और जो सेल्स मैंने की है उसमें इतना फर्क है। दूसरा, प्राइस वेरिएंस। आपने 4850 यूनिट्स जो बेचे हैं,
आपकी सोच के मुताबिक हर यूनिट कितने का बिकना चाहिए था? 20 रुपए का। तो 4850 यूनिट का रेवेन्यू कितना आना चाहिए था? 97,000। और आया कितना है? 95,600। यहां भी मार खा गए। कितना? 1400। 1400 का एडवर्स। दोनों का टोटल कितना हो गया? 4750 एडवर्स है। तो कंट्रीब्यूशन जो बजटेड था वो हमने कैलकुलेट किया था टेकिंग बजटेड सेल्स माइनस बजटेड वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स वेरिएंसेस तो हमने रख दिए। अब आगे एक्चुअल सेल्स माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट। ये कितना बना हमारा कंट्रीब्यूशन? 6590। अब हम रखते हैं वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंसेस। कैलकुलेट आपके पास होंगे भी, मैं क्विकली कैलकुलेट करवाता हूं ताकि फॉर्मूलाज आपके रिवाइज होते जाएं। पहले बात करते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या रखेंगे? एक्चुअल केजीज जो इस्तेमाल किए गए हैं या जो खरीदे गए हैं उनका खर्चा कितना आना चाहिए था और कितना आया है। आपने इस्तेमाल किए हैं 2300 किलो। आपकी सोच के मुताबिक हर किलो 4 रुपए का मिलना चाहिए था, तो 2300 का खर्चा आना चाहिए था 9,900 और आया है 9,800। कम आ गया। वेरिएंस कितना हुआ? 9,200 था वो, सॉरी 9,200 आना चाहिए था और 9,800 आया है, तो 600 का एडवर्स। ये भी रख दिया 600 का एडवर्स। यूजेज। यूजेज में क्या रखेंगे कि जो एक्चुअल यूनिट्स आपने बनाए हैं 4850, वो बनाने में कितने किलोग्राम्स इस्तेमाल होने चाहिए थे और कितने किलोग्राम्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो 4850 मल्टीप्लाई बाय आधा किलो 2425 किलोग्राम्स इस्तेमाल होने चाहिए थे, जबकि आपने इस्तेमाल किए 2300 किलो। कम किए हैं 125 कम केजीज इस्तेमाल किए और हर केजी था कितने का? 4 रुपए का। गुड है, ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लाइड करें 500। 500 का फेवरेबल। लेबर रेट कि जो एक्चुअल घंटे लेबर को पे किए गए हैं उसका खर्चा होना कितना चाहिए था, हुआ कितना है। लेबर को हमने पे किए हैं कितने? 8,500 घंटे पेड है। 8,500 घंटे, हर घंटे की पेमेंट होनी चाहिए थी 2 रुपए के हिसाब से, तो 8,500 घंटों का खर्चा हो जाए 17,000 रुपए और हुआ है 16,800। 200 कम किए हैं, 200 का फेवरेबल। एफिशिएंसी कितने घंटों का काम था, कितने घंटों में हुआ है। आपने बनाए हैं 4850 यूनिट्स, हर यूनिट पे लगने चाहिए थे 2 घंटे। 9,700 घंटे का काम होना चाहिए था, जबकि काम किया गया है 8,000 घंटे। एक्चुअल ऑपरेटिंग आवर्स, काम वर्सेस काम 1700 घंटे कम लगाए गए हैं। 1700 घंटे का फेवरेबल है, जबकि हर घंटा था कितने का? 2 का, तो ये हो गया 3400 का फेवरेबल एफिशिएंसी। फिर हम रखेंगे आइडल टाइम। गुड हो गया। काम हुआ है 8,000 घंटे, पैसे दिए गए 8,500 घंटे के, तो डिफरेंस बिटवीन आवर्स वर्कड एंड आवर्स पेड 500 घंटे ज्यादा पेमेंट की गई है और हर घंटा था कितने का? 2 रुपए का, तो 1000 का एडवर्स। जितना भी होगा एडवर्स ही होगा क्योंकि आपने आइडल टाइम स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं बनाया हुआ था। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर, एक्चुअल घंटों का खर्चा कितना होना चाहिए था और कितना खर्चा है। एक्चुअल ऑपरेट किया हमने कितने घंटे? 8,000 घंटे और हर घंटे का खर्चा था 0.3, तो 8,000 घंटों का खर्चा होना चाहिए था 2400 और हुआ है 2600, 200 ज्यादा, तो 200 एडवर्स। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में क्या देखेंगे कि कितने घंटों का काम था और कितने घंटों में
किया गया है, हुआ है, करेक्ट। हर यूनिट पे लगने थे 2 घंटे और आपने बनाए हैं 4850 यूनिट्स, तो 4850 यूनिट्स पे घंटे लगने चाहिए थे 9700 और लगाए गए हैं 8000 घंटे, 1700 घंटे कम लगाए गए हैं और हर घंटा 0.3 का 510 का फेवरेबल वेरिएंस। ठीक हो गया। अच्छा, अब टोटल करते हैं। टोटल फेवरेबल कितना है? 4610, 2800, 1800। यस, नेट कितना है? 2810। फेवरेबल, फेवरेबल ज्यादा है, यानी आपका जो कंट्रीब्यूशन आना चाहिए वो आपकी सोच से ज्यादा आना चाहिए। तो हमारा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना है? 66,000। जैन क्या बोला? 400। ठीक है। फिक्स्ड वेरिएंसेस, फिक्स्ड वेरिएंसेस में पहले तो हम रखते हैं हमारा बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट। कितना था बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड? 7.4 पर यूनिट। एंड बजटेड नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे? 5100, 5100। तो 5100 मल्टीप्लाई बाय 7.4, 37,740। तो हमारा बजटेड खर्चा था 37,740, जबकि एक्चुअल कितना आया है? 42,300। सो वील टेक द डिफरेंस बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल। आपने सोचा था खर्चा 37,740 आएगा और आगे 42,300, डिफरेंस कितना है? 6,000 एडवर्स। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमने 42,300 ही माइनस किए। सो दिस इज फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक हो गया। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ गया? बाईस हजार 250। अभी इसमें आप ऐसे देख सकते हैं कि हमने जो वेरिएंसेस लिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए हैं। ऐसा भी मुमकिन है कि जो हमारे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट्स हैं, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग, वो भी हमारी सोच कुछ थी और आई कुछ है, लेकिन उसमें वेरिएंस लेना बिल्कुल आसान है। द डिफरेंस बिटवीन बजट एंड एक्चुअल, उसमें ज्यादा पंचायतें नहीं बिठाई जाएंगी। ये तमाम वेरिएंसेस जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो है प्रोडक्शन कॉस्ट्स के। ऐसा भी मुमकिन है कि जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट्स हैं उनमें भी वेरिएंसेस हो। हमने मार्केटिंग कॉस्ट सोची कुछ हो, आई कुछ हो, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सोची कुछ हो, आई कुछ हो। यस, ये है 4,000। और ये फिगर चेंज होगी फिर? $24,100। लास्ट क्लास में हमने जो ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाई थी उसमें एक्चुअल प्रॉफिट था कितना?
हमारा एक्चुअल प्रॉफिट था कितना, जो लास्ट क्लास में ऑपरेटिंग स्टेटमेंट बनाई थी? 24,100। रिमूव करो, खत्म करें क्यों? बस एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं ताकि आप लोग फिर अटेम्प्ट करिएगा। उसके लिए छोटा सा रिवीजन जो आप लोगों ने वैसे ही पढ़ा हुआ है नेचुरली, अगर आपने लोगों ने आईयू को बिल्कुल टच ना किया होता तो आपको बिल्कुल भी आइडिया ना होता। तो मैं एक स्लाइड रिवीजन देता हूं, फिर एक आपको सवाल दे देता हूं। ये हटा दूं? श्योर, लिख लो ना, बता दूं? ओके। यूजेज में हम क्या लेते हैं कि जो एक्चुअल यूनिट्स हमने बनाए हैं उनको बनाने में कितने किलोग्राम्स इस्तेमाल होने चाहिए थे। आपने कितने यूनिट्स बनाए हैं? 4,850। आपकी सोच के मुताबिक हर यूनिट पे कितने किलो लगने थे? 0.5। सही है, इसको आधे किलो से मल्टीप्लाई करें तो इतने किलो लगने चाहिए थे, जबकि एक्चुअली हमने यूज किए हैं कितने? 2300। 2300 ना? ज्यादा किए कम किए? कम। डिफरेंस निकाले 2300 और जो आपका आंसर आना चाहिए था। और हर केजी था कितने का? 4 रुपए का। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। सही है। तो एक्चुअल यूनिट जो हमने बनाए हैं उन पे कितने किलोग्राम्स लगने चाहिए थे और कितने किलोग्राम्स लगे हैं। एफिशिएंसी में क्या होगा? एक्चुअल यूनिट जो बनाए हैं उस पे कितने घंटे लगने चाहिए थे, कितने घंटे लगे हैं। तो इन सबके फॉर्मूला स्टैंडर्ड चल रहे हैं। अगर आप लोग फॉर्मूला को रटना चाहें तो कर सकते हैं, मना नहीं है मेरी तरफ से, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू ये होता है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर रटने की जरूरत ऐसी रहती नहीं है। ठीक हो गया? क्लियर? वेरिएंसेस में एक छोटा सा पार्ट टच करता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। मैं अभी वेरिएंसेस के टॉपिक से बाहर नहीं निकल रहा हूं, लेकिन एक टच आता है, एक इसका, दूसरा प्रोसेस कॉस्टिंग का। प्रोसेस कॉस्टिंग अभी हेवी डोज हो जाएगा, उस पर मैं अभी जल्दी में नहीं आ रहा, लेकिन इन्वेंट्री वैल्यूएशन इतना कोई मसला नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। व्हाट इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन? इन्वेंट्री कहा जाता है उस रॉ मटेरियल को या उस वर्क इन प्रोग्रेस को या उस फिनिश गुड को विच इज हेल्ड इन द बिजनेस फॉर सेल इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। नेट का कुछ प्रॉब्लम है। 3
तीन पॉसिबिलिटीज है। पहला, इन्वेंट्री हो सकती है इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। अगर कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी है, तो हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू फिनिश्ड गुड्स। मुमकिन है कि साल खत्म हो गया, क्लोजिंग है, लेकिन कुछ किलोग्राम्स या कुछ लीटर्स या कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो कि रॉ कंडीशन में ही पड़े हैं। अगर हम प्लास्टिक खरीद के उसमें से कुर्सियां बनाते हैं, तो जो प्लास्टिक हमने सप्लायर से खरीदी है वो रॉ है। आटा, उसमें से हमने चपाती बनानी है। चिकन खरीदी है, उसमें से हमने फ्रोजन आइटम्स बनाने हैं। तो जो रॉ है वो हमारे पास मौजूद हो सकता है। दूसरा, इन्वेंट्री हो सकती है इन द स्टेज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको हम कहते हैं WIP। अगर के हमारी प्रोडक्शन साइकिल बहुत फास्ट है कि रॉ को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में टाइम ही नहीं लगता, तो बड़ा मुश्किल है कि आपके पास WIP स्टेज में कुछ चीजें मौजूद हो। लेकिन अगर हम कुर्सियों के बाउल्स बना लेते हैं और फ्रेम्स बना के रखते हैं, जब ऑर्डर आता है तो असेंबल करके दे देते हैं, जब ऑर्डर आता है तो पेंट करके दे देते हैं, जब ऑर्डर आता है तो फिनिशिंग करके दे देते हैं, तो ऐसा मुमकिन है कि आपके पास कुछ चीजें ऐसी हो जो सेमी कुक्ड हो, जो अभी कंप्लीट नहीं है लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस है। और आटा गूंदा हुआ है, तो आटे की कंडीशन में भी नहीं है, चपाती की कंडीशन में भी नहीं है, तो ये क्या हुआ? वर्क इन प्रोग्रेस। टाइम खत्म हो गया, हम यही तस्वीर खींचेंगे कि भाई WIP स्टेज में कितना रखा हुआ है। तीसरी स्टेज होती है फिनिश्ड गुड्स, बिल्कुल मुकम्मल है। जब तक बिकता नहीं तब तक हमारे खाते में आएगा। बना हुआ है लेकिन अभी तक इसको सेल नहीं किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? फिनिश्ड गुड्स, लेकिन है हमारे पास ही। सवाल उठता है कि अगर रॉ मटेरियल है तो उसको वैल्यू कौन से रेट पे करना चाहिए? अगर रॉ है, रॉ मटेरियल है, तो उसको वैल्यू कौन से रेट पे करना चाहिए? तो तमाम स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि कॉस्ट पे, भाई जितने में खरीदा है, या हम एक स्टैंडर्ड आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, नाम है IAS2, नंबर है IAS2 इन्वेंट्री, जो कि कहता है इन्वेंट्री मस्ट बी मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। तो दोनों में से जो कम हो, यानी जितने में बिकेगा और जितने में खरीदा गया है, दोनों में से जो सस्ता हो हम उस पर रखेंगे। लेकिन इसकी कॉस्ट डिटरमिन कैसे की जाएगी? इसमें दो बातें आती हैं। रॉ मटेरियल में एक आइटम ऐसे हो सकते हैं जो स्पेसिफिक है, जो आइडेंटिफाइबल है। मिसाल, अगर मेरे पास 3 आइटम्स रखे हुए हैं और तीनों के रेट्स मुख्तलिफ हैं, उनके रेट मुख्तलिफ होने के पीछे वजह है कि उनका डिजाइन अलग है, उनका मॉडल अलग है, उनका कलर अलग है, या कोई ऐसा फीचर है जो कि डिस्टिंग्विश करता है सस्ते यूनिट को महंगे से। तो अगर आप मेरे सामने ये 100 यूनिट्स रख देंगे या 10 यूनिट्स रख देंगे और 10 के 10 यूनिट्स का रेट अगर मुख्तलिफ हुआ, तो मैं पहचान जाऊंगा कि कौन सा सस्ता कौन सा महंगा है। मिसाल, एक ज्वेलर के पास डिफरेंट ज्वेलरी आइटम्स पड़े हुए हों, तो वो हर एक ज्वेलरी आइटम का रेट अलग अलग बताएगा, क्योंकि हर आइटम का रेट अलग होने के पीछे एक वजह है। दैट मीन्स कि वो आइटम क्या है? वो आइडेंटिफाइबल है। जबकि दूसरा होता है इंटरचेंजेबल, कि अगर मैंने ये सेम कुर्सियां पहले खरीदी थी और मुझे 1500 रुपए पर चेयर के हिसाब से मिली, मैंने 100 कुर्सियां खरीद ली। अगली बार जब ऑर्डर देने गया, वही कुर्सी, वही डिजाइन, वही चीज, लेकिन मुझे 1560 रुपए की एक कुर्सी पड़ी, मैंने 100 मजीद खरीद के रख ली। अब मेरे पास 200 कुर्सियां पड़ी हैं, लेकिन क्या इसमें से शनाख्त की जा सकती है कि 1500 वाली कुर्सी और 1560 वाली कुर्सी कौन सी है? नहीं। अगर आपने अलग अलग करके रखी हो, लेकिन इनके 1500 रुपए और 1560 होने के पीछे कोई
खास वजह नहीं है सिवाय डिफरेंट रेट्स, इन्फ्लेशन। ऐसा भी मुमकिन था कि पहले 1500 में खरीदे थे, बाद में 1400 में खरीद लिए, लेकिन मैं 1400 वाली कुर्सी अलग रेट पे बेचूं और 1500 वाली कुर्सी अलग रेट पे बेचूं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं बनती कि कस्टमर को मैं क्या बताऊंगा, यार मैंने महंगी खरीदी इसलिए महंगा दे रहा हूं, तो बोलेगा एक काम करो 1400 वाली 100 दे दो, 1500 वाली मुझे कुर्सियां नहीं चाहिए क्योंकि आपने महंगी खरीदी है, इसमें आपका मसला है, मेरा मसला तो नहीं है। दो बातें होगी, एक हो गया स्पेसिफिक, आइडेंटिफाएबल, कि अगर मेरे पास अलग अलग रेट्स के 100 आइटम्स भी पड़े होंगे तो मैं 100 आइटम्स को शनाख्त कर जाऊंगा कि कौन सा सस्ता वाला है, कौन सा कितने वाला है, कौन सा कितने वाला है, क्योंकि उसके डिफरेंट रेट के पीछे वजह है। बेशक कलर हो, बेशक डिजाइन हो, बेशक क्वालिटी हो, उसका मॉडल हो, लेकिन अगर फर्क की वजह महज टाइम है तो मेरे पास अगर 200 कुर्सियां मौजूद हैं, इनमें से मैं 130 कुर्सियां बेच देता हूं, 200 कुर्सियों जिसमें से पहली कुर्सियां मैंने 1500 की खरीदी थी और बाद की कुर्सियां मैंने 1560 की खरीदी थी, इसमें से मैं 130 कुर्सियां उठा के 2000 रुपए पर चेयर के हिसाब से बेच देता हूं। अब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, तो सवाल ये उठेगा कि खर्चा कौन सा काउंट करेंगे, पहले 1500 वाली कुर्सियों को खर्चा मानेंगे, बाद में 1560 वाली को, या पहले 1560 वाली को खर्चा मानेंगे फिर 1500 वाली को, या फिर दोनों को मिला के एवरेज निकाल देंगे। और जो कुर्सियां आपके पास पीछे रहेगी, कितनी कुर्सियां रहेगी, 70। ये 70 कुर्सियों की कॉस्ट क्या है, इसको हम कहते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अगर कि पहली 100 और बाद की 100 कुर्सियों के पीछे फर्क की वजह होती तो मैं देखता कि भाई 130 में से कौन सी कुर्सियां कितनी बेची हैं। अगर मैं कहता कि मैंने 80 कुर्सियां महंगी वाली और 50 कुर्सियां सस्ती वाली बेच दी तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप कहते ख्याल होगी, यानी 20 कुर्सियां महंगी बची हैं और 50 कुर्सियां सस्ती बची हैं, वैल्यूएशन आसान थी। लेकिन अगर कि वो कुर्सियां इंटरचेंजेबल है, यानी मिला दी जाए तो पता नहीं चलेगा कि सस्ती कौन सी है, महंगी कौन सी है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ और मेरी इन्वेंट्री में बाकी जो सामान पड़ा है वो कितने का है। इसके लिए 3 फॉर्मूलाज बनाए गए थे। पहले फॉर्मूला को नाम दिया गया था फीफो। फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक बात अच्छे तरीके से दिमाग में बिठाइएगा, दिस हैज नथिंग टू डू विथ फिजिकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ऐसा नहीं बोलना कि जो पुरानी कुर्सियां खरीदी थी वो पहले बेचो। मैं बोला है शाबाश है, यही तो नहीं पता चल रहा सस्ती कौन सी है, महंगी कौन सी है, नई कौन सी है, पुरानी कौन सी है। जब मैंने 200 कुर्सियां मिला दी तो सबके ऊपर बराबर मट्टी चढ़ गई। अब तो मैं पहचान ही नहीं पा रहा कि 1500 वाली कौन सी है, 1560 वाली कौन सी है, और आप ऊपर से मुझे मशवरे क्या दे रहे हैं कि जो 1500 वाली है ना वो पहले बेचना, जो 1560 वाली है वो बाद में बेचना। दिस हैज नथिंग टू डू विद फिजिकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मैंने बात क्या की, फर्स्ट इन, जो रेट पहले इन हुआ, बुक हुआ, एंटर किया गया, फर्स्ट आउट। यहां पे आउट का मकसद है चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल। आउट का मकसद यहां पे बेचने से नहीं है, कहता है कि पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त हम क्या रखेंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने में बेची और कितने की खरीदी गई थी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो पहले खर्चा चार्ज किया जाएगा वो पहला वाला होगा, यानी 100 कुर्सियां 1500 वाली और 30 कुर्सियां 1560 वाली चार्ज की जाएंगी। बेचा बेशक सबको एक ही रेट पे 2000 रुपए, लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त फॉर्मूला को क्या यूज किया जाएगा, फर्स्ट रेट इन फर्स्ट रेट आउट। आउट का मकसद चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल। बेचना महंगी वाली पहले नहीं, सस्ती वाली पहले नहीं, है मैं बोल ही नहीं सकता क्योंकि सस्ते महंगे होने के पीछे कोई वजह ही नहीं है। तो हम जब प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कैसे करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 1500 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 1560, ये होगी हमारी कॉस्ट।
क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ सेल, और 130 मल्टीप्लाई बाय 2000 हमारा रेवेन्यू हो गया। ये पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट कितना है। और जो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में 70 कुर्सियां पड़ी होंगी, वो कौन से रेट पे पड़ी होंगी? वो बाद वाले रेट पे पड़ी होगी, 70 वाले रेट पे, 1560 वाले रेट पे, सॉरी। इजी हो गया। तो दिस इज फर्स्ट रेट इन, फर्स्ट रेट आउट। दूसरा फॉर्मूला है लीफो। लीफो का कहना यह है लास्ट रेट इन, फर्स्ट रेट आउट, फर्स्ट आउट। यानी अब जब आपने 130 कुर्सियां बेची तो पहले 1560 वाली कुर्सियां कॉस्ट ऑफ सेल में जाएंगी, फिर 1500 वाली कुर्सियां कॉस्ट ऑफ सेल में जाएंगी। यानी अब के बाद जब मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा तो प्रॉफिट मुख्तलिफ तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 1560 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 1500। और मेरे पास जो बाकी गोदाम में कुर्सियां पड़ी है 70, उनको किस रेट पे वैल्यू किया जाएगा? पुराने वाले रेट पे। दिस इज लास्ट इन, फर्स्ट आउट। ठीक है। हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग कि हम एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए आईएएस फॉलो करते हैं। यहां पे हम कोई आईएएस फॉलो नहीं करेंगे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसमें इसके ऊपर लागू होता है IAS 2 दफा नंबर 2। वो कहता है कि लीफो इज नॉट अलाउड। यानी आपको ये मैं बताऊंगा लीफो बैंड है, तो बैंड का मकसद ये नहीं कि मैंने पढ़ा दिया तो यहां पुलिस आ जाएगी मुझे ले जाएगी कि सर गैर कानूनी काम करें, लीफो पढ़ा रहे हैं, और मैं जेल में बैठा हूंगा गैर गलती हो गई लीफो पढ़ा दिया, मैं नशा नहीं बेच रहा हूं। बैंड मतलब IAS 2। अगर किसी कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर लीफो फॉलो कर दिया तो अकाउंटेंट को जेल हो सकती है, मतलब स्टेटमेंट्स क्वालिफाई हो सकती है। ऑडिटर लिखेगा कि गलत है, वो उसको क्वालिफाई कर देगा कि ट्रू एंड फेयर नहीं है, इन्होंने स्टैंडर्ड्स को फॉलो ही नहीं किया, बस इतनी सजा हो सकती है। लेकिन लीफो बैन भी कब हुआ था? 2003 में हुआ था। और बैन कोई पाकिस्तानी कानून के मुताबिक नहीं है। कौन से लॉ के मुताबिक? IAS 2 के मुताबिक। आप इंटरनल स्टेटमेंट्स में चलाओ, लीफो कौन मना करता है? लेकिन जब आप कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, वहां पे कॉस्ट ऑफ सेल और इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री लीफो के बेसिस पे वैल्यू नहीं की जा सकती, अलाउड ही नहीं है। सो दिस इज बैंड बाय बेसिकली स्टैंडर्ड की जुबान में बैन नहीं बोला जाता, प्रोहिबिटेड बोला जाता है। सही है। सो यूज ऑफ लीफो इज प्रोहिबिटेड। ठीक हो गया। चले तो हम हमारा एग्जामिनर इस बात का ख्याल करता है। वैसे मैं बात वाज़ेह करूं, कॉस्टिंग के अंदर लीफो फॉलो करने में कोई सजा नहीं है। आप करें बड़े फख्र से करें, बिकॉज पहले ही दिन हमने बोला था कि हमारे ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। ये इंटरनल स्टेटमेंट्स है, ये हमारे जाती स्टेटमेंट्स है, हम शेयर हैं। हम क्या फॉर्मेट फॉलो करते हैं, हम कब कब स्टेटमेंट्स बनाते हैं, हम कौन से वक्त की इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, हमारी मर्जी। लेकिन आईकैट का एग्जामिनर इस बात का ख्याल करता है, क्योंकि हमने अल्टीमेटली ऑडिट की तरफ जाना है। आपने एज एन अकाउंटेंट और एज एन ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना है, तो लीफो तो आप अलाउ ही नहीं कर सकते, लिहाजा लीफो में पढ़ाया ही नहीं जाता। लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, ICMAP के अंदर, सिमा के अंदर लीफो चलता है। CA के अंदर लीफो नहीं चलाया जाता, क्योंकि हमारे मकसद का नहीं है। तीसरा फॉर्मूला दैट इज एवको। एवको में हम क्या करेंगे? 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1500 प्लस 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1560 डिवाइडेड बाय 200। ये तो फॉर्मूला बिल्कुल आसान हो गया। 1530 का एवरेज बैठ जाएगा शायद, है ना? लेकिन आपके पास अगर हुआ ये कि आपके पास आपने 100 कुर्सियां खरीदी 1500 के हिसाब से, उसमें से आपने 40 कुर्सियां निकाल दी, रेट ही एक था, तो फीफो बोलो, लीफो बोलो, एवको बोलो, जाएगा तो 1500। लेकिन आपके पास पीछे गोडाउन में, पीछे स्टॉक में 60 कुर्सियां 100 रुपए वाली मौजूद है। बाद में आपने 1560 में 100 कुर्सियां खरीदी। अब आपके पास 60 कुर्सियां 1500 वाली और 100 कुर्सियां 1560 वाली हैं। 100 कुर्सियां पहले खरीदी थी, 40 वही की नहीं, वही निकाल दी।
तो 1500 वाले रेट की मेरे पास 60 कुर्सियां अभी भी मौजूद हैं और मजीद मैंने 100 कुर्सियां खरीदी हैं 1560 वाली। तो हम क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 1500 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 1560 डिवाइडेड बाय 160। अब यह आ गया हमारा एवरेज कितना, 1537। यह हमारा एवरेज बन गया। अब इसमें से मिसाल है आप 110 कुर्सियां बेच देते हैं तो 110 की 110 कुर्सियां 1537 के हिसाब से निकाल दी जाएंगी और पीछे जो आपके पास गोडाउन में 50 कुर्सियां बनेंगी वो भी 1537 के हिसाब से होंगी। अब जो न्यू आएंगी वो फिर पुराने एवरेज के साथ एवरेज बनाएंगी। ठीक है, इसको डिटेल में हम इसकी 10 कॉलमनर टेबल बनती है। ठीक है, यूजुअली ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कभी एग्जामिन होती नहीं है क्योंकि ये टॉपिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में कवर हो जाता है। ठीक है, आज तक कभी कैफ 8 में तो एग्जामिन नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि अब मैं यहां पे अज्यूम करूंगा कि आपका आईए बीच में लैप्स हो गया और आईए हमारा चला गया पीआरसी के अंदर, तो वहां उस चीज को पढ़ा दिया जाएगा। एग्जामिन होने के मैं नहीं समझता अभी भी इसके कोई चांसेस होंगे, लेकिन हम इसको कवर करेंगे। क्लियर? अभी मैं वेरिएंसेस के हवाले से बात करता हूं कि क्या किया जाएगा। हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं कि एक्चुअल किलोग्राम्स जो इस्तेमाल किए गए हैं उनका खर्चा कितना होना चाहिए था। जो स्टैंडर्ड रेट होगा ना वो एक ही होगा, वो 2-3 नहीं हो सकते। मिसाल इस केस में हमने 2300 किलो यूज किए थे और हर किलो 4 रुपए का मिलना चाहिए था, तो 4 रुपए का रेट तो एक ही होगा। तो 2300 किलोग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 4 का खर्चा होना चाहिए था वर्सेस हुआ कितना है, उसके लिए आपको क्या करेगा, फीफो की या एल्को की टेबल बना के दे देगा। छोटी सी टेबल बना के देगा, उसमें एक कॉलम होता है इश्यूज का कि कितने किलोग्राम्स फैक्ट्री को इशू किए गए हैं। आपने काउंट करना है, पहले इतने गए प्लस इतने गए प्लस इतने गए प्लस इतने गए। यह पता चला कि हमने एक्चुअल किलोग्राम्स इस्तेमाल कितने किए हैं। यस, यूजेज के लिए और रेट के लिए, दोनों में हमें काम आएगा। आपने देखा कि उसने इश्यूज के कॉलम में 3 कॉलम्स मेन बनते हैं ना, रिसीट्स, इश्यूज एंड बैलेंस, कि हमने ड्यूरिंग पर्टिकुलर मंथ या पर्टिकुलर क्वार्टर या पर्टिकुलर पीरियड कितने केजीज खरीदे, कितने फैक्ट्री को दे दिए और कितने बैलेंस में पड़े हुए हैं। हमारा कॉलम बीच वाले कॉलम से है, इश्यूज से। इस पूरे महीने के अंदर या पूरे क्वार्टर के अंदर हमने कितने केजीज फैक्ट्री को इश्यू किए हैं। कभी कभी ऐसा होता है फैक्ट्री से वापस भी आ जाते हैं ना, रिटर्न्स आ जाते हैं, हम उनको माइनस कर देंगे क्योंकि हमने फैक्ट्री को दिए लेकिन फैक्ट्री ने कहा ये वापस ले लो, काम में नहीं है। हम वो वाले केजीज यूज करेंगे जो इस्तेमाल हुए हैं, जो वापस आ गए उनको काउंट नहीं किया जाएगा। कॉमन सेंस। हमने टोटल कर लिया कि एक पर्टिकुलर महीने के अंदर कितने किलोग्राम इस्तेमाल किए गए हैं, एक्चुअल फिगर पता चल गई। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से कि इन केजीज का खर्चा होना कितना चाहिए था। और अगर फॉर्मूला फीफो यूज किया गया है तो हम सामने देखेंगे इश्यूज के अंदर कि पहले वाले इशू का खर्चा कितना प्लस दूसरे वाले इशू का खर्चा कितना, तीसरे वाले इशू का खर्चा कितना, चौथे वाले इशू का खर्चा कितना। और ये चारों खर्चे मुख्तलिफ हो सकते हैं क्योंकि फीफो है, अगर एरको भी है तो भी अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि अगर हर इशू से पहले नया रिसीट हुआ है तो एवरेज रेट घूमता जाएगा। ठीक है, तो यहां इतना सा पार्ट इस्तेमाल कर सकता है वेरिएंसेस के अंदर। आपने इश्यूज वाले कॉलम से टोटल करना है कि एक्चुअली कितने केजीज फैक्ट्री में इस्तेमाल किए गए हैं, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, उनका खर्चा होना कितना चाहिए था, और इश्यूज के रुपए वाला कॉलम टोटल करेंगे कि कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, यूजेज वेरिएंस की बात करते हैं कि एक्चुअल जो आपने यूनिट्स बनाए हैं उन पे कितने किलोग्राम्स लगने चाहिए थे, वो आपने स्टैंडर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, और कितने किलोग्राम्स लगाए हैं या आपने इस टेबल में के इशू के कॉलम से टोटल कर दिया। ठीक हो गया? मैंने आपको अभी हैंडआउट दिया है, उसमें पहला सवाल है ऑटम 2016 का, क्वेश्चन नंबर 7, जामिल इंडस्ट्रीज। Zamil Industries produces and markets
एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जीटा, प्रोडक्ट कौन सा है? जीटा. Zamil Industries uses the standard absorption costing system. The breakup of Zeta's standard cost per unit is as follows. Zeta को बनाने में दो मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं. कौन कौन से? X and Z. इसके अंदर X का 1 kg होगा और Z के 2 kg होंगे. तो स्टैंडर्ड मिक्सचर क्या है? 33% एंड 67%, 1/3 एंड 2/3. ये हमारा स्टैंडर्ड मिक्सचर है. आपको सामने बता दिया है कि X का खर्चा 160 रुपए है. 160 रुपए पर यूनिट है और 1 ही केजी है तो पर केजी भी सेम हो गया. Z के 2 केजीज का खर्चा 210 रुपए है तो पर केजी कितना हुआ? 105. इस बात का ध्यान रहे. तो पर केजी 105 हो गया. डायरेक्ट लेबर 200 रुपए फी यूनिट और हर यूनिट पे टाइम कितना है? 0.8 आवर्स यानी 48 मिनट. तो फी घंटा लेबर का रेट कितना हुआ? 250 रुपए. ठीक है. 0.8 मिनट अगर 200 रुपए के हैं तो पूरा 1 घंटा कितने का होगा? तो हम 200 डिवाइडेड बाय 0.8 करेंगे तो 250 रुपए पर आवर है. ओवरहेड्स 180 पर यूनिट है और ये भी 0.8 आवर्स के हैं. 225 रुपए पर आवर. क्लियर हो गया? प्रोडक्शन ऑफ जीटा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2016 वाज बजटेड एट 15,000 यूनिट्स. हमने सोचा था कि हम कितने यूनिट्स बनाएंगे? 15,000 यूनिट्स. और आपको पर यूनिट OAR भी गिवन है तो आप फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाल सकते हैं एक महीने अगस्त के लिए. कैसे निकालते हैं? बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजट लेवल ऑफ एक्टिविटी इज इक्वल टू OAR. OAR अगर 180 रुपए फी यूनिट है और 15,000 यूनिट्स बनाने थे तो हम फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हैं जो कि बजटेड थी. इंफॉर्मेशन pertaining to production of Zeta for August 2016 is as under. Raw material inventory is valued at lower of cost and net realizable value. इस कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस बाद में करूंगा लेकिन आइडिया है कॉस्ट और एनआरवी. कॉस्ट का मकसद जितने में मैंने खरीदा है, एनआरवी का मकसद अब इसमें से मैं कितना बेनिफिट कमा सकता हूं. अगर आपको लगता है कि आप इससे ज्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं तो आप उसको कॉस्ट पे रहने दें. लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उसमें से उतना बेनिफिट नहीं आ सकता तो नुकसान हम पहले ही राइट ऑफ कर लेते हैं जिसको हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं. हम डिस्कस करेंगे इसको. कॉस्ट इज डिटरमिन्ड यूजिंग FIFO method, first in first out. Stock cards of material X and Z are reproduced below. X पे फोकस करते हैं. X के हमारे पास 9,000 किलोग्राम्स पहले से ही मौजूद थे. किस रेट पे मौजूद थे? 150 रुपए के हिसाब से थे. 4 अगस्त पे हमने मजीद 17,000 किलोग्राम्स खरीदे हैं 148 रुपीज के हिसाब से और हमने इसमें से 16,000 किलोग्राम्स इस्तेमाल कर लिए. तो फीफो के बेसिस पे 16,000 में पहले कौन से केजीज निकालेंगे? 9,000 150 वाले और 7,148 वाले. तो हमारी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी. जी में आपके पास 4,000 किलोग्राम्स 120 वाले मौजूद थे और 8,000 केजी 122 वाले मौजूद थे. कुल मिलाकर आपके पास 12,000 केजीज मौजूद थे. लेकिन क्योंकि एवको नहीं है तो हमने दोनों को अलग अलग मेंशन किया है. अगर एवरेज होता तो दोनों को मिला देते हैं. इसमें से हमने 2,000 केजीज 122 वाले सप्लायर को वापस कर दिया. बाकी हमारे पास कितने रह गए? 4,120 वाले एंड 6,122 वाले रह गए. मजीद हमने 35,000 केजीज खरीदे हैं. अब हमारे पास 45,000 केजीज हो गए. उसमें से हमने 29,000 केजीज फैक्ट्री को इशू कर दिए. तो 29,000 में 4,000 इस्तेमाल करेंगे 120 वाले, 6,000 यूज करेंगे 122 वाले और 19,000 यूज करेंगे 125 वाले. नो कंफ्यूजन. एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस फॉर मंथ वर 3,298,400 consisting of 11,780 direct labor hours. तो एक्चुअली कितने घंटे लगे हैं और कितना खर्चा है आपको गिवन है.
फिक्स्ड ओवरहेड्स वर एस्टिमेटेड एट 5,40,000 बेस्ड ऑन बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। अच्छा, अब जो ऊपर गिवन थे ध्यान दीजिएगा, ऊपर गिवन है 180 रुपए पर यूनिट एंड दैट इज व्हाट, दैट इज ओवरहेड। एंड ओवरहेड मतलब फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों। तो अगर मैं 180 को मल्टीप्लाई करता हूं 15,000 यूनिट से, $2.7 मिलियन, 2,700,000, मेरा ओवरहेड 27 लाख का है, जिसमें बजटेड फिक्स कितना है 5,40,000 और बाकी जितना होगा वो वेरिएबल होगा बजटेड। कहता है कि मेरा जो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड था वो 5,40,000 था और इसको एब्जॉर्ब किया जाता है लेबर आवर्स बेसिस पे, जबकि एक्चुअल खर्चा हमारा 5,83,000 आ गया। ठीक है, तो इसको भी हम अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के हिसाब से देख सकते हैं एंड देन वॉल्यूम एंड एक्सपेंडिचर वेरिएंस पे तोड़ सकते हैं। देखते हैं पूछता क्या है आगे। कहता है एक्चुअल सेल्स ऑफ जीटा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वर 12,000 यूनिट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स ऑफ जीटा वर 5,000 एंड 8,500 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास पहले ही जीटा के कितने यूनिट्स मौजूद थे 5,000। ठीक है, लिखा है ओपनिंग स्टॉक 5,000 था, फिर हमने जीटा के यूनिट्स बनाए कितने पता नहीं, लेकिन साल के आखिर में हमारे पास 8,500 यूनिट्स मौजूद हैं और हम बेच कितने चुके हैं 12,000। तो आप फिगर निकाल सकते हैं कि आपने बनाए कितने थे। $15,500। ठीक है, वैसे कॉमन सेंस की हम बात करते हैं भाई, 5,000 तो मेरे पास पहले से ही थे, मैंने इतने बनाए कि उसमें से 12,000 बेचने के बावजूद भी 3,500 मजीद यूनिट्स मेरे स्टॉक में आ गए। 5,000 तो पहले थे और क्लोजिंग में 8,500 है, यानी मैंने बनाए इतने कि 12,000 बेचने के बावजूद भी 3,500 यूनिट्स मेरे स्टॉक में बढ़ गए। तो मैंने कितने बनाए 3,500 ज्यादा, जो कि एक्स की फिगर आपने निकाली 15,500। अब हम देखेंगे कि 15,500 यूनिट्स बनाने के लिए एक्स के कितने केजीज इस्तेमाल होने चाहिए थे और जी के कितने केजीज इस्तेमाल होने चाहिए थे और कितने कितने केजीज इस्तेमाल किए गए हैं, वो आप फीफो टेबल में से निकाल लेंगे। और जो एक्चुअल केजीज इस्तेमाल हुए हैं उनका पर केजी रेट आपको ऊपर गिवन है, जो आपने कैलकुलेट भी किया 160 रुपए और 110 रुपए। तो कितना खर्चा होना चाहिए था और कितना खर्चा हुआ है आपने कैलकुलेट करना है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। 7 मार्क्स, पीछे रह गए 43। 2 लेबर रेट वेरिएंस एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। हलवा 11 मार्क्स ही हो गए, बाकी रह गए 39 मार्क्स। कंप्यूट अप्लाइड यानी एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड कैलकुलेट करने का तरीका पता है ना, बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल। कंप्यूट द अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड एंड एनालाइज अंडर और ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स इनटू एक्सपेंडिचर, एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी वेरिएंस। यानी वॉल्यूम वेरिएंस नहीं पूछा बल्कि वॉल्यूम के सब वेरिएंसेस पूछे हैं। 8 मार्क्स, बाकी रह गए 31। प्रोवाइडेड ये हम तमाम मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, एग्जाम से निकलने के बाद अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक वर्स्ट केस सिनेरियो बनाते हैं कि ये 15 मार्क्स का था, मैंने किया तो सही है, इसमें से 9 तो आ जाएंगे। चलो भाई 9 कैसे, ऐसे ही अपने मार्क्स खुद ही काट रहा हूं, हालांकि हुआ मेरा बिल्कुल सही है, लेकिन चलो इसमें 9 भी दे दे। तो हम क्या करते हैं, वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो बनाते हैं और सांस लेते हैं, चलो फिर भी 54 तो बन रहे हैं, अब इसे ज्यादा ही आएंगे।
लेकिन बंदे के दिल में एक और एग्जामिनर के दिल में दूसरी, वो पता नहीं कैसे कैलकुलेशन करता है। खैर, इंशाअल्लाह बेहतर करेगा, कल का दिन हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, इसको आप ट्राई कर लेंगे पक्का, इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एंड होप टू सी यू विथ, कल ऑफ होगा, अगर मिठाई लेके आना चाहो तो वो लड़का और इंशाल्लाह we'll see you with happy faces। ठीक है, बाकी अगर इन केस गॉड फॉरबिड आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो गिव अप नहीं करना है। गिव अप एक इन सेंस आपको एक डिसहार्ट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि पता नहीं क्या चाहिए उसको। इंशाल्लाह ऐसा दिन होगा नहीं, लेकिन बी रेडी फॉर एवरीथिंग। सही है, हर जरूरी नहीं है कि हर बार आप जो चाहें वैसा ही हो, लेकिन ये जानना जरूरी है कि फिर उसके चाहने और मेरे चाहने में फर्क क्या था। जो एग्जामिनर अल्टीमेटली हमसे चाहता है, हमें डायग्नोस करना है कि हम अपनी प्रैक्टिस वैसी ही रखें, भाई दे देंगे तुझे, तुम सिर्फ मार्क्स दे देना, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कभी कभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम मुझे फेल कर दिया, और मैं कॉन्सेप्ट कहता हूं कि आप मैं फेल हो गया और फेल कर दिया का सफर तय करें, डायग्नोस करें कि शायद गलती मेरी तरफ से ही होगी, और ऑफकोर्स मेरी तरफ से होगी, दुश्मनी कोई इसकी नहीं है मेरे साथ कि बाकी इसको इतना इसका पेपर इतना अच्छा भी नहीं होता फिर भी पास हो गया, एग्जाम से निकला था मुंह उतरा हुआ था, बोला जी 8 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया फिर भी पास हो गया, मैंने पूरा क्वेश्चन किया था, सबको मैं बता रही थी, इसको तो पढ़ाया ही मैंने था। ये बातें होती रहती हैं, ये बातें होती रहती है, लेकिन बी कॉन्फिडेंट, जैसा भी रिजल्ट आता है एक्सेप्ट करना है। अगर फेवरेबल हुआ तो वेल एंड गुड, कंटिन्यू विद इट दैट पेस, लेकिन खुदा न खास्ता फेवरेबल नहीं होता, एडवर्स आ जाता है, तो फिर आपने डायग्नोस करना है कि फ्लॉ रहा कहां है। उस फ्लॉ को जब तक रिमूव नहीं करेंगे खुदा न खास्ता हम फेल होते रहेंगे, या वो हमें फेल करता रहेगा। लेकिन अगर हमने ये डायग्नोस कर लिया कि मैंने कोई गलतियां की थी जिसकी वजह से फेल हुआ है, तो हम उनको रिकवर कर सकते हैं। डायग्नोस करने के बगैर इलाज मुमकिन नहीं है, ठीक है। पेन किलर से फायदा नहीं होगा। सी यू नेक्स्ट क्लास विद हैप्पी फेसेस इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।